एक्सरसाइज नंबर 15.2। पिछले वीडियो में मैंने पूरे फार्मूले आपको बता दिए हैं। इस एक्सरसाइज में हम मीडियन कंप्लीट करेंगे। मीडियन क्या होता है? सबसे बीच का पार्ट। जैसे अगर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इसका मीडियन क्या होगा? ये दिया है। कितने हैं? 1 2 3 4 5। कुल मिलाकर सबसे पहला स्टेप इसमें ये होना चाहिए कि अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। जब अरेंज हो जाएगा उसके बाद बीच वाला, ये बीच में आ रहा है, इसका मतलब यही किया है मीडियन है। ठीक, लेकिन अगर एक और आ गया तो बीच में दो आ गए, ये दोनों ही मीडियन है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो मीडियन होगा। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग ऑड नंबर के लिए फार्मूला बनाया गया है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक, और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहें तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, मीन फाइंड करना है हमें। तो 15 6 16 8 22 21 9 18 और 25। सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। इन असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6, फिर 8, फिर 9, ये 6 हो गया, 8 हो गया। आपको काटना नहीं है, मैं बस आइडेंटिफाई करने के लिए काट रहा हूँ। 6 8 9, इनके बाद फिर सबसे छोटा कौन है? 15, फिर 16, 15 और 16 भी हो गए। अब इनमें से 18 बचा है तो 18 हो गया ये। 18 के बाद 21, फिर 22, फिर 25। ये पूरे डाटा हो गया 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक, हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल कितने हैं? 9 है, जो कि क्या है? एक ऑड नंबर है। इसका मतलब मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन इक्वल n क्या आया है यहाँ पे? 9, तो 9+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो इक्वल 10/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब 5th ऑब्जर्वेशन। और क्वेश्चन में हम देखते हैं 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5। 5th ऑब्जर्वेशन है 16, मतलब आपका आंसर क्या होगा? 16। 16 इज योर आंसर। ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर मान लीजिए इवन नंबर ऑफ डाटा आ गया, जैसे अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमें एक ऐसा डाटा लेते हैं जिसमें वैल्यू इवन है। तो ये है 17, वैल्यू 17 है, 19, ये पूरे डाटा है, 32। ओके, और इसके बाद जो अगला डाटा है 10 22 21, 10 22 21 9 और 35। इन डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले 9 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9। फिर 9 से बड़ा 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे। फिर 9 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद ध्यान से देखें कौन है? 19 17, 17 के बाद 19, फिर 21। ओके, एंड 21 का 22, 22 के बाद 32 और 35। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, हम सॉल्व करेंगे इसे। नंबर ऑफ डाटा इक्वल 8, और 8 कैसा है? इवन है, मतलब इवन है। तो इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन इक्वल हो जाएगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ओके, और अपॉन 2 हो जाएगा। n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 8/2 हो जाएगा इक्वल, तो ऑब्जर्वेशन प्लस
8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल अपॉन 2। ओके, और यहाँ फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन और अपॉन 2। यहाँ फोर्थ ऑब्जर्वेशन हम चाहिए हमें, तो 1 2 3 फोर्थ है 19 और फिफ्थ है 21। क्या करेंगे, इक्वल 19 प्लस 21 और अपॉन 2 इक्वल आएगा 40/2 और इक्वल 20। इसका मीडियन हो जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ डाटा रहा तो इस तरह सॉल्व करेंगे, और ऑड नंबर ऑफ डाटा रहा तो पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है कि एज ऑफ 10 आर्टिस्ट वर्किंग इन ए टेलीविजन सीरीज। तो टेलीविजन सीरीज में 10 आर्टिस्ट की एज दी हुई है, जो कि है 25, 34 इस तरह से करके दी हुई है, और 10 हैं। तो जैसे मैं इवन अभी सॉल्व किया हूँ, इसकी तरह से आप सेकंड को भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह सेम टू सेम थर्ड भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इस तरह सॉल्व होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर मैं 6 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि इफ़ गिवन डाटा आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, और मीडियन दिया हुआ है, साथ में कुछ टर्म है जो कि x1, x+1 और x+3 है। तो पहले हम डाटा लिख देते हैं। डाटा वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हैं ये 10, 13 और फिर है 15, 18, x+1, x+3, 30, 32, 35 एंड 41, ये पूरे डाटा हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन हैं, तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। 10 क्या है, एक इवन नंबर है, इसलिए मीडियन का हम फार्मूला लगाएंगे जो इवन वाला है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और अपॉन 2। मीडियन क्वेश्चन में दिया गया है कि मीडियन कितना है, 24। ओके, एंड इक्वल n/2 मतलब 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन एंड होल अपॉन 2। सिंप्लीफाई इट वी गेट 24 मल्टीप्लाई 2, 24 2 जा 2 को ट्रांसफर कर देते हैं, 24 2 जा 48 इक्वल 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। ओके, एंड 5th ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन को देखते हैं। 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 x+1 है और 6th x+3 है, तो हो जाएगा 48 इक्वल x+1 और प्लस x+3। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 48 इक्वल x+1 प्लस x+3 वी गेट 48 इक्वल 2x प्लस 4. After transposing 4 to another side, 48 minus 4 we get equal 2x. Okay, and again 2x transpose to another side, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 44/2 इक्वल x या 22 इक्वल x। x की वैल्यू क्या होगी, 22। इस क्वेश्चन में हमें यही चीज़ फाइंड करनी थी। ओके, ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सिंपल सा, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए और फिर मीडियन फाइंड कर लीजिए। ठीक, उसके बाद एक मीडियन आपका आ गया, फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप 44 को क्या करिए, 44 की जगह पर आप 46 कर लीजिए। ओके, और दूसरी चीज़ दी हुई है 27 को आप 25 बना लीजिए, और इन वैल्यूज़ को, इनको चेंज नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट कर देना है इनकी जगह पर अगर है तो। ठीक, इनकी जगह पे पुट करने के बाद फिर से आप न्यू मीडियन निकालिए। ठीक, न्यू मीडियन निकालने के बाद जो भी रिजल्ट आए वो नए मीडियन को भी आप बताइए, साथ ही साथ पुराने मीडियन को भी आप बताइए दोनों मीडियन कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मोड और मीडियन दोनों ही फाइंड करना है। 9th में जो ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है वो है 6 2
5 4 3 फिर 4 फिर 4 और उसके बाद 2 और फिर 3। सबसे पहले इन असेंडिंग ऑर्डर तो हो जाएगा 2, फिर एक 2 और है 2, फिर 3 3 है 3 3, फिर 4 4 4, फिर 5 और फिर 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो मीडियन निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल है यहाँ 9, जो कि है एक ऑड नंबर, इसलिए मीडियन इक्वल हो जाएगा n/2 n+1/2 ऑब्जर्वेशन इक्वल 9 + 1/2 ऑब्जर्वेशन इक्वल 9 1 करने पर 10 आएगा, 10/2 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन ही मीडियन होगा, तो मीडियन हो जाएगा 1 2 3 4 5 नंबर में 4 है, तो इसका मीडियन 4 आ जाएगा। और मोड क्या होगा, मोड इक्वल मैक्सिमम फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इक्वल 4। कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है। ठीक, 3 टाइम्स आया है, इसलिए मोड क्या होगा, 4 होगा। यही इसका रिजल्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसका मीडियन और मोड सेम आ गया, इसका मतलब मीन और मीडियन सेम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आसानी से इससे बनने लगेगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ एक 4 ना होता, 2 2 हो गए, फिर 2 3 भी हो गए, 2 4 भी हो जाते, तो यहाँ पर जो भी ये 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, इसका मतलब 2 भी मीडियन है, 3 भी मीडियन है और 4 भी मीडियन है। अगर कई सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल नंबर टाइम्स आ जाते हैं, इक्वल टाइम्स आ जाते हैं, तो वो सभी मोड हैं। और अगर सबसे अधिक बार आया तो वो मोड है ही। ओके, तो इसमें डाउट में नहीं रहना है कि अगर कई ये सारे आ गए तो हम क्या करेंगे। स्टूडेंट्स, आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि उसमें हम मोड निकालें या मीडियन निकालें या मीन निकालें, तो डिपेंड करता है कि साइज़ कैसी है। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जोसेफ नोटिस दैट हाफ द सीरियल ब्रांड इन द स्टोर कॉस्ट मोर देन ₹100 वेरियस अदर हाफ कॉस्ट लेस देन 100। वो जोसेफ जो सीरियल्स अनाज हैं, कुछ की कॉस्ट आधे की 100 से ऊपर है और आधे की 100 से नीचे है, तो उसका अब मीन निकालना है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए अब अगर वो मीन निकालता है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले उसे क्या निकालना चाहिए, हमें सजेस्ट करना है केवल, तो उसे मीडियन निकालना चाहिए, जिससे कि उसे बीच वाला पार्ट सीधे मिल जाए। कुछ क्योंकि कुछ का अधिक है, कुछ का कम है, तो अगर हम सीधे बीच में जाएंगे तो आराम से अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन सेम उस तरह से है, द मोस्ट कॉमन प्राइस ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ कार इज 25,000। स्पेशल टाइप की जो कार है उसकी जो मोस्ट कॉमन प्राइस है वो ₹25,000 है। ठीक, अब कॉमन प्राइस मतलब सबसे अधिक ज़्यादा जिसकी प्राइस है वो 25 है, मतलब 25 टाइम्स ये क्या हो सकता है, ये केवल मोड बेसिस पे ही आ सकता है। ओके, और इस तरह से प्राइस फॉर टिकट इन IPL वरी बाय 5,000। अब IPL आने ही वाला है, तो IPL की जो टिकट्स हैं वरी, यहाँ पे वरी लिखा हुआ है, IPL के टिकट का जो डिफरेंस है वह है 5,000। और डिफरेंस हम जानते हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, तो डिफरेंस क्योंकि IPL का जो टिकट होता है सबसे कम में भी जा सकता है, सबसे अधिक में भी, प्राइस अलग अलग होते हैं, तो सबसे अधिक और सबसे कम का ये डिफरेंस है। तो यहाँ क्या निकाला गया है, यहाँ पर रेंज निकाला गया है। ओके, और इस तरह से क्वेश्चन को चेक करेंगे, पढ़ेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ निकाली गई है, मीन, मोड, मीडियन, या फिर कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ की गई है। फिर ऐसे कि अगर कभी बोल दिया जाता है कि एवरेज अमाउंट स्पेंड इन दिस डिपार्टमेंट, तो जैसे ही एवरेज वर्ड आया तो उसके लिए हम मीन सीधे यूज़ करेंगे, मीन फाइंड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगले एक्सरसाइज में हमें ग्राफ रेडी करना है। इसमें दिया गया है कुछ डाटा जो कि क्लास 9th और क्लास 10th का परफॉर्मेंस है। ठीक, 2006, 2007 में, अब फिर 7 8 में, 8 9 में, और हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। तो अब जब 2 क्लासेस का है तो इसका मतलब ये और 2 ईयर्स का है। ठीक, तो डबल बार ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे करके आप इसका ग्राफ रेडी कर पाएंगे। जैसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं
पहला वाला फिर क्लास 10th का, सॉरी 9th का, फिर 10th का, या पहले 10th का 9th का, इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो वैल्यू है इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, तो ये ग्राफ फिर इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहें। ओके, तो मैं ग्राफ को समझा देता हूँ, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर जैसे कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपकी बुक में है, देखते हैं। अब ये ग्राफ है सेम इस तरह से, जैसे ये डबल बार ग्राफ है, इसी तरह हमें रेडी करना है। अब ये जो ग्राफ रेडी है इसको देख के हमें आंसर देना है क्वेश्चन के। ये ग्राफ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बायर्स ऑफ ओरिजिनल सीडी एंड प्रिंटर सीडी। यहाँ पे ओरिजिनल सीडी को ऑरेंज और प्रिंटर सीडी को हल्का ब्लैक कलर से डिनोट किया गया है, मार्क किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, ह्यूज कैटेगरी ऑफ म्यूजिक वी हैव मोर प्रिंटेड सीडी बायर्स दैन ओरिजिनल सीडी बायर्स। प्रिंटेड सीडी के जो बायर्स हैं कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा हैं? तो क्लासिकल कैटेगरी के जो बायर्स हैं वो प्रिंटेड सीडी के ज़्यादा हैं, और जबकि ओरिजिनल सीडी कम लोगों ने खरीदा है। इफ़ म्यूजिक इंडस्ट्री फेस ए लॉस ऑफ ₹100 पर प्रिंटेड सीडी देन कैलकुलेट लॉस ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री। अगर म्यूजिक इंडस्ट्री को प्रिंटेड सीडी से लॉस होता है, प्रिंटेड सीडी से लॉस क्यों होगा? क्योंकि प्रिंटेड हम कह सकते हैं कि ब्लैक है ये, ओके, इसलिए म्यूजिक इंडस्ट्री को लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी प्रिंटेड सीडी हैं, जैसे ये 70 हो गई, फिर ये 50 हो गई, उसके बाद ये 50 हो गई, ये 50 के थोड़ा कम है, मीन्स इसे हम 48 ले सकते हैं। और इसके बाद ये प्रिंटेड सीडी 55 के आसपास है, सभी प्रिंटेड सीडी को हम प्लस कर लेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल लॉस मिल जाएगा प्रिंटेड सीडी का। ठीक, म्यूजिक इंडस्ट्री को कितना लॉस होगा। सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइबर्स और ईयर्स, किस तरह से लगातार कंटिन्यू सेल फोन के सब्सक्राइबर्स बढ़े। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि विच ईयर हैड द लीस्ट सब्सक्राइबर्स, सबसे कम सब्सक्राइबर्स सेल फोन के किस ईयर में थे? 1990 में सबसे कम थे। क्यों? क्योंकि पहले के समय में लोग ज़्यादा सेल फोन यूज करना जानते नहीं थे, और धीरे धीरे सेल फोन के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। आवाज़ तो हर एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपके हाथ में भी मोबाइल है। ओके, विच ईयर हैड द मोस्ट सब्सक्राइबर? तो 1994 इसका एब्सोल्युटली रिजल्ट होगा। यू कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ 1995। डिस्कस, क्या आप 1995 की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं? डिस्कस करिए। तो यहाँ देखिए कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 25 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आप ले सकते हैं कितना होगा। ओके, और ग्राफ के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे जो डाटा है इसका पिछले जैसे अभी मैं बताया उसकी तरह से ग्राफ इसका रेडी करना है। और ग्राफ यहाँ देखिए, डबल ग्राफ बार ग्राफ। अब ग्राफ रेडी करने के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर भी आपको देने होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को हम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स निकल आएंगे। ठीक, फिर विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट फेवर्ड बाय बॉयज़, बॉयज़ को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन सा खेल पसंद है? तो फुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फुटबॉल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। फिर विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट फेवरेट बाय गर्ल, गर्ल्स को सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है खेल? तो खो खो ज़्यादा पसंद है सबसे ज़्यादा गर्ल्स को। फिर आर दीज देयर मोर बॉयज़ और गर्ल्स इन द स्कूल? ओके, इसमें आपको आंसर देना है कौन ज़्यादा है। तो जब आप प्लस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता पाएंगे कि कौन ज़्यादा है, बॉयज़ हैं या फिर गर्ल्स ज़्यादा हैं स्कूल में। ठीक, इस तरह से आगे जितने भी ग्राफ हैं, क्वेश्चंस हैं, आगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी भी काम के होने की जो चांसेस है, मीन्स द मेजर ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। ओके, the measure of chance of occurrence for any event, किसी भी काम के होने के जो चांसेस हैं वो क्या है? इवेंट के होने के चांसेस वही है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जब देखते हैं एक मैक्सिमम टाइम्स क्रिकेट में टॉस, तो आपने सुना ही होगा, जब हम टॉस करेंगे टॉस में दो चीज़ें आ सकती हैं। ठीक, तो एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से एक कोई एक आएगा ही आएगा। तो ये इवेंट है, इवेंट क्या है? टॉस हो रहा है
और हेड एक बार आएगा, टेल भी एक बार ही आ सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक ही आएगा। इन्हें आउटकम्स कहते हैं। ये जो आते हैं ये आउटकम्स कहते हैं। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? यहाँ देखिए दो मैक्सिमम चीज़ें आ सकती हैं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और हमारे पक्ष में कितने हैं? इन्हें हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। ओके, तो फेवरेबल आउटकम जो होंगे, अगर हम टेल चाहेंगे तो हमारे पास एक ही होगा, हेड चाहेंगे तब भी एक ही होगा। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसे पीई से भी डिनोट करते हैं, या आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? ये मेजर ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के चांस को जो मेजर करते हैं उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ वर्डिंग्स कि प्रोबेबिलिटी की हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is always from 0 to 1। इस किसी भी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही होती है। मीन्स 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो काम बिल्कुल नहीं होने वाला है। और किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स कोई भी काम डेफिनेटली होगा ही होगा, तो ये क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक, जैसे कल वर्षा होगी, कल वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक, लेकिन अब जब अगला दिन आएगा उस समय हम पहुंचेंगे तब ना हमें पता चलेगा वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो जब भी हम फाइंड करेंगे 0 से 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, थ्योरेटिकल ओके एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखी जाती है, और एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी होते हैं इसका जो रिजल्ट आएगा ये फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम का, ये एक्सपेरिमेंटल में डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर दिया जाता है। जब भी डेसिमल में रहेगा वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जब भी थ्योरेटिकल रहेगा तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू में रहेगा। मान लीजिए कभी कभी आपको बोला गया कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी हैपन एनी इवेंट इज पी। ठीक है, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी P है, और आपसे पूछा गया किसी भी काम उसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो नॉट चांस ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा सेम इवेंट यानी दूसरे इवेंट का, जब सेम इवेंट का आपसे पूछा जाए तो वो होगा 1 माइनस P। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। एंड ये भी ध्यान रखिएगा पूरी जितनी भी एक ही इवेंट है, एक ही इवेंट में अगर एक काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है, हम 4 प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन चारों प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक, और किसी भी कोई भी इवेंट मीन्स डेफिनेटली होगा ही होता, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, एंड कोई भी इवेंट अगर इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। चलिए अब इन कुछ बेसिक्स के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल और एक थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को पॉइंट से डिनोट करते हैं। आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक होती है, अभी आप पिछला वीडियो देखे ही हैं, और 0 या 1 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, तो और कौन सा काम होगा, कौन सा काम नहीं होगा, कौन सा काम हो सकता है या नहीं हो सकता, इसे देखते हैं। इट वुड रैन टुमारो, तो ये हो सकता है, सर्टेन टू हैपन, कैन हैपन और इम्पॉसिबल। तो इसमें क्या होगा, इट वुड रैन टुमारो, कल वर्षा होगी, तो ये हो सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं, जरूरी नहीं है कि होगी ही। इंडिया वुड बी इन इकोनॉमिक सुपर पावर बाई 2020, इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा 2020 में, तो अब तो ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2020 बीत चुका है। ओके, तो अभी इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आ गया। अभी तक ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन की कैटेगरी में था। ठीक, लेकिन जैसे जैसे 2020 बीता अभी ये इस कैटेगरी में आ गया। एन एलिफेंट ग्रो 500 मीटर हाई,
एक एलिफेंट 500 मीटर ऊंचा उगता है, बड़ा होता है, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। 6 ए डाई लैंड्स विथ 8 ऑन टॉप, एक डाई हम जो खेलते हैं डाई, वो उसके टॉप में 8 आ जाए, तो एक जो डाई होता है, जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं उसमें 6 तक तो आता ही है, 1 2 3 4 5 6, उससे अधिक कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी इम्पॉसिबल है। एक कॉइन शोविंग आइदर हेड और टेल, एक कॉइन या तो हेड दिखाएगा या फिर टेल दिखाएगा, तो सर्टेन टू हैपन, ये तो नेसेसरी है कि हेड आएगा या फिर टेल ही आएगा। पेट्रोल प्राइस में राइज टू 100 पर लीटर बाय द एंड ऑफ 2020 के अंत तक पेट्रोल की प्राइस ₹200 हो जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है क्यों। अब हाँ, यहाँ पे आपको 2021 कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, या बिगिन ऑफ 2021, क्योंकि इस समय पेट्रोल की प्राइस 105 के आसपास पहुँच चुकी है, तो 100 को क्रॉस कर चुकी है। तो उस समय जब आंसर था तो उस समय कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, और इस समय क्या हो गया, ये कैन सर्टेन टू हैपन मीन्स हो ही गया है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम द आउटकम ऑन बोथ ओकेजन्स। तो अगर टॉस 2 बार किया गया है, जिसका मतलब 2 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे, तो इस 2 आएंगे और टोटल या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कुल मिला के 4 चीज़ें आएंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ठीक, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी है कौन सी नहीं है, तो अगर जिनकी वैल्यू 1 से कम 1 से अधिक और 0 से कम है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं, जैसे -1 0 से कम है तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये 1 से अधिक है 0 प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये 1/7 प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी 0 है, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब आगे लिया हुआ है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक डाई को फेंकने में, 7 से कम तो 1 से 6 तक पूरे नंबर से होते हैं, तो 6, और मैक्सिमम चीज़ें क्या आती हैं 6 6/6, तो 1/, इसका आंसर 1 आएगा। गेटिंग मोर देन, तो मोर देन 6 कोई भी नंबर होता नहीं, तो मोर देन 6 इक्वल 0 एंड टोटल पॉसिबल इक्वल्स 6, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल 0/6 इक्वल 0। एंड गेटिंग ए नॉन इवन प्राइम नंबर, तो नॉन इवन प्राइम नंबर 3 और 5 है, क्योंकि 2 तो इवन प्राइम नंबर है, तो 2 और 5, तो इसका 2/6 1/3 आ जाएगा। इस वजह से ये आपका कोर्स कंप्लीट होता है, और बीच बीच के जो एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस छूट गए हैं वो आप पिछले क्लासेस में लाइव क्लासेस में कंप्लीट किए हैं, और उन्हें आप कंप्लीट करिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए मन लगा के।